नमस्कार साथियों, कैसे हैं? नमस्कार साथियों, कैसे हैं? मन लगा के तैयारी करनी है, जी जान लगा देंगे, तब जाके कहीं सिलेक्शन की उम्मीद की किरण दिखाई पड़ेगी। स्वागत है आप सभी का प्रॉफिट लॉस की दूसरी क्लास में। कल की क्लास में हमने बहुत बेसिक बातें जानी, आज की क्लास में हम बहुत खतरनाक चीजें बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। आपको मजा आएगा, आप देखेंगे कि ये सब चीजें मैंने नहीं सीखी थी पहले, जो मुझे सीखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और आज की क्लास में हम, वो आया नहीं है शायद ऑफिस से, ठीक है। तो सीपी क्या होती है? कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, एमपी मार्केट प्राइस, पी प्रॉफिट, एल लॉस, डी डिस्काउंट। मैंने ही बताया था, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, लॉस परसेंट मतलब लॉस बटे सीपी गुणा 100। डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट परसेंट होता है डिस्काउंट बटे एमपी गुणा 100। एमपी और सीपी का जो अनुपात होता है वो 100% प्लस पी परसेंट, 100 माइनस डी परसेंट होता है। ये हमने बताया था, ऐसे हमने कल सवाल किए थे। बट ऐसे सवाल आपने 3 वस्तुओं पे नहीं किए, तो पहला सवाल है आज की क्लास का जो आपको 3 वस्तुओं पे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला सवाल आप सबके सामने, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, ज्यादा सवाल करेंगे, मजा आएगा बहुत, और मजा लेना भी है, छोड़ना नहीं है बस। ये देखो जरा सवाल क्या है, मैं पढ़ देता हूँ, बैठ जाता हूँ शांति से, बहुत सवाल करने। कमेंट भी चालू कर लेते हैं, कमेंट भी दिख रहे हैं बच्चों के, अच्छा लगता है जब कमेंट दिखते हैं। सबको क्लास दिख रही है भाई? चलिए शुरू करते हैं। सर आईटी सेल हमारे ट्यूट को हटा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं हटने देंगे, आप चिंता मत करो, हम भी है ना। 3 मोटरसाइकिल का लागत मूल्य समान है, एक को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा कि ये पहली मोटरसाइकिल है ए, ये दूसरी मोटरसाइकिल है बी, और ये तीसरी मोटरसाइकिल है सी। तीनों मोटरसाइकिल लिख ली मैंने, ठीक है। आपने कहा पहली वाली को 12% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी वाली को पहले की तुलना में 900% अधिक के लिए बेचा जाता है, पहले की तुलना में। यानी 12% लाभ तो है ही, प्लस 900 रुपए और लाभ कमा रहे हो एक्स्ट्रा। तीसरे को दूसरे की तुलना में 1000 रुपए अधिक के लिए बेचा जाता है, यानी यहाँ पे भी 12% लाभ तो है ही, 1000 रुपए अधिक का मतलब 1900 रुपए और अधिक बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 25% है तो दूसरी मोटरसाइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ से कुल लाभ 25% है, एवरेज जो है तीनों का वो 25 है, ये एवरेज है तीनों का। तो तीनों का सम कितना होना चाहिए बेटा? तो आपने कहा 75% होना चाहिए। मैंने कहा 12 12 12 36 तो सम में है, यानी जो एक्स्ट्रा है ये 75% और माइनस 36% कितना होगा? तो आपने कहा कि जी 75 में से अगर मैं 35 घटाता तो 40 बचता, बट अभी 39 बचेगा, और ये 39% किसके बराबर है? 39 बचेगा ना, 15 में से 6 गए 9, और 6 में से 3 गए 3, 39% बचेगा। सही है ना? बिल्कुल 39%। आपने कहा हाँ जी सही है। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है। एंड द सेकंड फॉर 2900 मोर देन द फर्स्ट। अच्छा 29 है सेकंड, 29। मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत तो गड़बड़ है सवाल के अंदर, इंग्लिश में कुछ और दे रखा है 2900। दो करेक्शन कर लीजिए, फिर दो करेक्शन आप भी कर लीजिए, 2900 कर लीजिए और मोर देन फर्स्ट कर लीजिए, तब शायद चीजें कुछ और होंगी। बस हमें तरीका जानना था। पहले की तुलना में 2900 रुपये अधिक है, और ये पहले की तुलना में फर्स्ट है यहाँ पे भी। तो अब थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा जी? ये 2900 है, और ये 1000 है। ये कितना है? 1000। तो आपने कहा एक्स्ट्रा कितना है? 3900। तो 29 की वैल्यू 3900 हो गई। तो 100% कितना होगा? आपने कहा 10,000। लेकिन आपको पता है दूसरे का क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है, तो हम उसे कितने पे बेच रहे हैं? तो आपने कहा 12% का लाभ। एक तो 12% का लाभ ले रहे हैं उस पर, 12% मतलब 1200, और 2900 रुपये और एक्स्ट्रा में बेच रहे हैं, यानी हम उसे कितने में बेच रहे हैं? 4100, यानी 14,100 उत्तर आ जाएगा। सवाल अच्छा था, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा, कोई बात नहीं, एज द करेक्ट आंसर। सुनील मीना जी हमारे साथ हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल ने कुल 10,000 के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने ए को 15% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ हानि नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये हुआ कि आप वस्तु का क्रय मूल्य जान रहे हो, वस्तु का क्रय मूल्य आप जान रहे हो। दो वस्तुएं आपने 10,000 में खरीदी थी और आप कह रहे हो कि वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, वो भी ए वस्तु का, वस्तु ए का विक्रय मूल्य बताना है। बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? आप बता सकते हैं क्या उत्तर होगा? बोलो, कोई बच्चा उत्तर बताएगा फटाफट से, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में उत्तर बताएगा कोई? बोलो। आज तो हमने ब्रश भी नहीं किया, नाश्ता भी कर लिया यार, नहाए भी नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा? गलत कर रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर हम इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो मैं तो ये कह रहा था सिंपल, अगर मैं इस सवाल को पेपर में करता तो मैं कहता वस्तु ए का क्रय मूल्य 115% है। 115 में दो फैक्टर आते हैं, एक 23 और एक 5। भैया या तो 23 का मल्टीपल होगा सवाल में, मैंने देखा एक ही मल्टीपल है 23 का, और यही उत्तर हो गया सवाल का। ठीक है, यही उत्तर सवाल का हो गया, कुछ भी नहीं करना था, हमें ये मल्टीपल देखना सीखना पड़ेगा। वैसे ये कह रहा था कि जो ए का 15% है, क्योंकि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, तो जो ए का 15% है वो बी के 10% के बराबर है। एलिगेशन लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो आपने देखा कि यहां से जो ए बाई बी आ रहा है वो एलिगेशन से भी वही आएगा और यहां से भी वही आएगा, 2 और 3। 2 और 3 का मतलब हो गया कि ये 4,000 रुपए का है और ये 6,000 का है, लेकिन हमें ये 4,000 वाला बताना था। 15% का प्रॉफिट है, 4600 उत्तर आ गया। वो 23 का मल्टीपल होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। तो ये मल्टीपल वाली बात आपको सीखनी है, ये मल्टीपल वाली बात आपको सीखनी है। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब ये सवाल है, ये देख रहे हो आप कितना खतरनाक सवाल है, और ये सवाल कोई मैंने नहीं बनाया, पेपर में आया है। आप इसकी कैलकुलेशन बता सकते हो जल्दी से करके? आप इसकी कैलकुलेशन जल्दी से करके बता सकते हो मुझे? तन्मय कर्माकर, एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 के रुपए में बेचा। उसने एक वस्तु पर 19% लाभ, दूसरी पर 11% की हानि की। अब 19% को फ्रैक्शन में भी बदलना आसान नहीं है। आप बताओ आसान है क्या? नहीं। आप ये जरूर कह सकते हो कि जी 100 रुपए का सामान था, 119 में बेचा है। 100 रुपए का सामान था, 89 में बेचा है। कैलकुलेशन तो सीखनी पड़ी। अब आपको पता है कि इक्वल बेचा है हमने, दोनों का एसपी सेम है, तो हमें एसपी सेम करना पड़ेगा। इसको 89 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 119 से करना पड़ेगा, इसको 89 से करना पड़ेगा, इसको 119 से करना पड़ेगा। आपने देखा कि अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं तो 100 कॉमन आ जाएगा, 100 गुणा 119 और ये 89 आ जाएगा। अब आप बताओ 119 और 89 कितना होगा? 206। 100 गुणा 206 तो ये आ गया, 206 आ गया। अब इस पे फायदा कितने का है? तो आप कहेंगे जी यहाँ पे 19 का फायदा था, यहाँ पे जो फायदा था वो 19 का था और 89 से गुणा होकर 19 गुणा 89 हो जाएगा। यहाँ पे जो फायदा था गुरु वो 11 का लॉस था, तो 11 गुणा 119 हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सिखा रहा हूँ। मैंने कहा यहाँ पे भी 11 गुणा 19 है, यहाँ 89 गुणा 19 है, तो 89 गुणा 19 और माइनस 11 गुणा 19, 89 में से 11 जाएगा तो 78 गुणा 19, तो एक बचेगा बेटा, बचेगा। फिर यहाँ पे खाली 1100 रह जाएगा, माइनस का 1100, क्योंकि मैंने 11 गुणा 19 को उधर एडजस्ट कर दिया। मैं इस 100 को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मुझे तो 100 पे ही फायदा निकालना है। तो आपने कहा फिर भी अगर हम छेड़ना चाहें तो इसको 103 तो बना ही सकते हैं। आपने कहा हाँ 103 बना सकता हूँ, ये 39 रह जाएगा और ये 550 रह जाएगा, इतना तो कर ही सकता हूँ। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई दोस्त। कैसे? अब आप लिख सकते हो कि जी 19 को अगर आप 39 से गुणा करते तो 19 चौक 76 होता। बोलो कितना होता? 19 चौक 76, 760, और 760 में से 550 घटाता तो कितना बचता? 760 में से 550 घटाता तो 210, और 210 में से एक 19 और घटना है क्योंकि मैंने इसको 40 माना है, तो 210 में से 19 गए। बोलो। तो आपने कहा 191। अब 191 की भाग अगर इस 103 से लगा दूं तो कितना आएगा? आप कहेंगे 103 दो बार भी नहीं कट रहा है, एक तो लाभ हो रहा है और एक बार भाग लगेगा, तो डी उत्तर आ जाएगा। सोचिए ये इतना मुश्किल था सवाल। एक बच्चा कह रहा सर 119 है, 19 नहीं।
119 है, 19 नहीं, मैंने कहा मैंने लाभ कहा। लाभ यहाँ पे कितना है 19 रुपए का, और 89 से गुणा हो गई तो लाभ कितना हो गया 19 गुणा 89। अब मैं आपको अपनी कैलकुलेशन का तोड़ बताता हूं मैंने कैसे किया। जैसे लाभ था 19 गुणा 89 और ये था -11 गुणा 100 प्लस 119, तो 100 प्लस 19। तो मैंने क्या किया था 19 कॉमन ले लिया था यहां से, तो 89 -11 ये आ गया था और -1100 आ गया, तो ये 78 बचा था। तो 2 से भाग लग के ये 39 हो गया था बेटा, और ये 550 हो गया था। मैंने इस 39 को 40 - 1 लिख लिया था, तभी मैं कह रहा था आपको कि 760 - 19 - 550 करना है। तभी मैंने इसको घटा के 210 - 19 बराबर 191 लिख दिया। ये ऐसी कैलकुलेशन और चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप समझ गए मैंने क्या किया था, ये किया था मैंने। तो ये नौटंकी आपको भी सीखनी पड़ेगी, ये नौटंकी आपको भी सीखनी पड़ेगी। कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु को देखिए ये यहाँ पे क्लास कैसे कह रहा है लड़का धर्मेंद्र कुमार, आइए अभिनय शर्मा सर, हम तो हैं ही, आने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी को 10% की हानि पर। बड़ा ही सिंपल सवाल है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा का मतलब ही है 5 का सामान 6 में बेचा जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आप मेंस के बच्चे हो। दूसरी को 10% की हानि यानी 10 का सामान 9 में बेचा जाएगा। आपने कहा कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसको मुझे सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए इसको 5 से गुणा कर लिया, इसको 3 से। तो आप देखेंगे 25 का सामान था जो 30 में बिक रहा था, और ये 30 का सामान था जो 27 में बिक रहा था। ठीक है, सही है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जी 55 है, 55 के सामान पे लाभ कितना आ रहा है, तो आपने कहा यहाँ पे 5 का लाभ था और यहाँ पे 3 का लॉस था, यानी 2 का लाभ हो रहा है। तो पहली बात तो प्रॉफिट होगा, लॉस वाला उत्तर नहीं होगा। अब प्रॉफिट में भी 2 में आ गया ये 11, 1 में 11 होता तो मैं सीधे लगा देता 55, बट 2/55 का मतलब कितना होगा 200/55, 200/55 का मतलब ये 200/55 का मतलब कितना होगा ये, क्योंकि 4 बार भाग नहीं जाएगा ना, 55 चौका 220 होते हैं। तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरा सवाल करूंगा, ये सब नौटंकी नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं ए तथा बी के क्रय मूल्य समान है। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है, बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य इतने हैं तो ए और बी का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल मौखिक करने वाला है, सीजीएल में 2020 में आया था। आप ये कह रहे हो कि ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी ए का 128%, 24% का लाभ यानी बी के 76% के बराबर है। तो मैंने 4 से भाग करके देखा कि जो ए और बी आ रहे हैं वो 19/32 आ रहे हैं। हर सवाल में
हर ऑप्शन में 19/32 केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। ये सब मेंस वाले बच्चों आपको आगे करने आते हैं, बट मेरा काम इस प्रैक्टिस बैच में ये बताना है कि सवाल को कहां तक करके छोड़ देना है। समझ रहे हो कि नहीं? बात भेजे में आ रही है कि नहीं भाई? विक्की राज बोलो भाई, आगे नहीं करना है अब। तो यही चीजें आपको सीखनी है मुझसे। ये तन्मय, ये बच्चे जुड़ क्यों नहीं पाए हैं अभी तक, जबकि मैं तो 12 बजे एग्जैक्ट क्लास शुरू कर दी थी। यहाँ पे हम इनको रिप्लाई नहीं कर सकते क्या? ओहो, धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपए बढ़ा दे, मूल्य को 30% घटा दे, तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? वाह, गजब सवाल है। मूल विक्रय मूल्य कितना है? मूल विक्रय मूल्य का मतलब बेटा क्या है? तो आपको सबसे पहले समझ में आएगी, किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचा था। 18% की हानि का मतलब था कि हमने उसको 82% में बेचा था, और इसी की वैल्यू सवाल में हमसे पूछ रहा है। तो ये बात तो तय है कि 82 का मतलब संख्या 41 से कटनी चाहिए। मैंने पहली संख्या को ट्राई किया, 41 एकम 41, कितना बचेगा? 19, और 3 और 6। फिर 41 से भाग किया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 13 में से 4 गए 9, और 8 में से 6 गए 2, 6। फिर 41 से भाग किया तो 6 चौक 24, नहीं कट रहा 41 से। मैं दूसरे ऑप्शन पे आया। ऐसे सवालों में 41 से कटने वाला एक ही ऑप्शन होता है। एसएससी को भी मालूम है कि इतना टाइम नहीं होता बच्चे के पास। 41 एकम 41, बचेगा कितना? 8 और 1, 180। 4 बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 बचेगा, 7 में से 6 जाएंगे 1, 4, 4 बार ये कट गया, यही उत्तर होगा। यानी यहाँ तो चलो 41 वाली बात है, बट कहीं ऐसा हो सकता है 21 ही बन रहा हो, 76 हो तो 76 क्या था, 19 चौक 76, 19 से कट रहा हो। तो ये अप्रोचेज आपको पता होनी चाहिए। ये क्लास स्पेशली इसीलिए है। आप वैसे तो कर ही लेंगे कि विक्रय मूल्य मान लेंगे 100 और 82, उसको 144 बढ़ा देंगे, उसको 30% घटा देंगे, 20% का लाभ निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। मैं जानता हूं आपको, मुझे भरोसा है ना आप पे कि आप कर लेंगे। मैं करके बता देता हूं, बट पेपर के अंदर ये अप्रोचेज लगानी सीखनी है, हमने इसीलिए रखा है। वरना पता है फिर आप क्या कहेंगे, सर पेपर के अंदर ये सब चीजें दिमाग में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम क्लास में नहीं कर, क्लास में कर लेंगे तुरंत आएंगी दिमाग में। मेरे आती हैं, आपकी भी आएंगी। ठीक है दोस्त, चले मैं बताता हूं आपको, तरीके से भी करके बता देता हूं, आ जाए आपको तरीका। 18% लाभ का मतलब हो गया कि अगर कोई बंदा अगर मान लेते हैं कि 100 रुपए का सामान है, या 18 का मतलब हो गया 9/50 हो गया बेटा, यही हो गया 9/50, यानी 50 रुपए का सामान 41 में बेच रहा था। 100 रुपए का सामान 41 में बेच रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है दोस्त, 100 रुपए का सामान 18% की हानि पे बिकेगा, 9/50, 50 का सामान 41 में। ध्यान से सुनना, आपने कहा विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दो और मूल्य को 30% घटा दो। अगर मैं इसको 30% घटा दूंगा, ध्यान से सुनना, तो आप कहोगे जी 15 कम हो जाएगा 35, और अब इस पे 20% का फायदा होगा। 20% का मतलब 1/5, 7 रुपए का, तो ये 42 में बिकेगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे जो एक की वैल्यू है, ध्यान से सुनना, जो एक की वैल्यू है वो दे रखी है 144। अब आपको निकालनी 41 की थी, तो वो आ जाएगी 41 गुणा 144। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो भी दो सवालों की सेम है, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा, लेकिन दो सवालों की यूनिट डिजिट सेम है। ये बात समझ रहे हो? लेकिन मुझे पता है कि 144 में 9 आता है, 9 आता है, संख्या 9 से कटनी चाहिए, तो सम ऑफ डिजिट 9 से इसका नहीं कट रहा। कट रहा है क्या? नहीं, इसका कट रहा है, बी उत्तर है। तो हम सम ऑफ डिजिट भी लगा पा रहे हैं। ऐसी अप्रोचेज आपको माइंड में इतनी सीख लेनी है मुझसे 1 महीने में, कि पेपर में आप आधे से ज्यादा सवालों को ऐसे ही निपटा दें। बात समझ रहे हैं या नहीं?
बस मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि बात समझ रहे हैं कि नहीं, इतना बता दो। जकीर भाई बताएंगे कौन सी बात थी जो मैंने बहुत सही कही? सिंचान साहब भी हमारे साथ हैं और वो भी हर एक बात समझ रहे हैं। एक बच्चा है सिंचान भाई जिसकी उम्मीद है कि एक रैंक ला सकता है अपने यहाँ, बोलता नहीं है वो क्लास में सबसे ज्यादा। कल उससे काफी देर बात हुई मेरी। 184 नंबर है उसकी प्री में, 184। सोच सकते हो? जीएस में उसके 23 सवाल सही हैं, मतलब उसकी जीएस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। वो कह रहा मेरा गणित में फिर भी एक बार को मैं सवाल गलत कर दूं, बट जीएस में बड़े कम चांस है, मैंने इतनी पढ़ रखी है जीएस। मुझे बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके। देखो, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु की मूल कीमत क्या है, ये पूछा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना, आप सीधे 100 लिखेंगे कि 100 रुपए का सामान 112 में बेच रहा हूं, 12% कम में खरीदूंगा 88 में, और अब इस पे 27% का लाभ भी ले रहा हूं। बाप रे बाप, 9 रुपए कम में बेच रहा हूं तो इस पे 27% का लाभ भी ले रहा हूं, तो मूल लागत क्या? थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा। मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे कि जो 28% का 27% लाभ ले रहा हूं, यानी 88 गुणा 1.27 में बेच रहा हूं। कह सकता हूं कि नहीं? बोलो। 88 के 27% है, बोलो भाई। आपने कहा कि जी ये 88 का जो 127% है 1.27, अब आप ये कह रहे हो 9 रुपए कम में बेच रहा हूं, इसका जो गैप है वो 9 रुपए के बराबर है। 9 रुपए के बराबर है। बड़ा ही गंदा सवाल है यार। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? हमें 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है। अरे मोरी मैया, देखो जरा, मैंने कहा अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा, बाहर 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा, ये 8 ही कॉमन आ जाएगा सीधे। 8 कॉमन ले लूंगा अगर मैं, तो अंदर बचेगा, 9 रुपए कम में बेच रहा है ना, 14 अट्ठे 112, तो 14 बचेगा अंदर। 14 माइनस यहाँ 11 बचेगा, और 11 की मैं अगर इसमें गुणा करता हूँ 1.27 में तो कितना आएगा? 11 एकम 11 तो आएगा ही आएगा, और माइनस 11 सत्ते 77 का 7, 11 सत्ते 77 का 7 हासिल 7, 11 दूनी 22 और 7 29, यानी 2.97। और इसकी वैल्यू सवाल में 9 रुपए दे रखी है। आपने देखा जी, 14 में से 11 घटेगा 3, 3 में से 2.97 घटेगा, कितना बचेगा? 0.03। तो 8 गुणा 0.03 की वैल्यू 9 रुपए। 3 से काटूंगा तो 300 बार कटेगा भाई, 300 बार कटेगा 3 से काटूंगा तो। आपने कहा कि जी 12.5 से गुणा कर दें तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 12.5 से गुणा करने का मतलब है 25, 125 की गुणा 30 से 375, 3750। बहुत ही गंदी कैलकुलेशन का सवाल था, क्या कर सकते हैं? ऐसे सवाल भी कुछ एक आपको पेपर में मिले, लेकिन आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये 88 की गुणा 1.27 में करने लग जाएंगे तो आपको नानी याद आने लगेगी। नहीं करनी है भाई। आप देखो ना, मैंने क्या किया, 8 कॉमन ले लिया, फिर मैंने जब 11 की गुणा भी की 1.27 में तो 11 की अलग से कर ली, 11 एकम 11, और 0.27 की अलग से कर ली, ताकि मुझे घटाने में भी दिक्कत ना हो, मैं 11 को 14 में से सीधा घटा पाऊं। कैलकुलेशन बहुत मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। बोलो भाई, आगे बढ़े। चलिए, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 17 रुपए कम होता तो 10% लाभ बढ़ जाता, यानी लाभ 35% हो जाता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। फटाफट से कोशिश करो, हिंट दे देता हूं कि इस सवाल में लगेगा क्रॉस प्रोडक्ट।
एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपए और विक्रय मूल्य 17 रुपए कम होता। 25% पे लाभ का बेचने का मतलब है कि सीपी और एसपी का अनुपात 4:5। बाद में 35% लाभ का मतलब है 7/20 यानी 20 और 27। ये आप समझ गए डायरेक्ट। मैंने क्या किया, 10% लाभ बढ़ा था यानी 35% था। 35% का मतलब 7/20 था। आप देखो कि 4:5 20:27 हो जाता है। कब? जब हमने क्रय मूल्य को भी 20 रुपए कम कर दिया और इसको 17 रुपए कम कर दिया। ठीक है, तो 27 दूनी 54 और 27 100 का 108 और 20 पंजे 100 यानी अंतर कितना है? 8। ठीक है, 17 दूनी 34 340 और 27 दूनी 54 540 और 340 का अंतर है 200। 8 की वैल्यू 200 है। हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है वस्तु का यानी 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 25 अट्ठे 200 25 पंजे 125 ये उत्तर आ जाएगा। सबका आ रहा है। जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ही लगाना है। अगर मान लेते हैं कि ये 20 और 27 सेम होते तो आपको एक तरीका सिखाया था हमने कि सेम कर लेते हैं रेशियो। जैसे 20 और 27 का अंतर है 7 तो ऊपर वाले को भी 7 से गुणा कर लेते हैं क्योंकि उसका अंतर एक है। 7 चौक 28 7 पंजे 35 और ये 20 और 27। पर आप यहां से देख के कह पाते कि जी 8 कम हो रहा है और उस 8 की वैल्यू मान लेते हैं 16 दे रखी होती सवाल में, कुछ भी तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। लेकिन अगर अलग अलग दे रखा है जैसे 20 और 17 तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। बट आपको आने दोनों मेथड चाहिए। ये सवाल देखो, सवाल हर एक टाइप का एक एक ही है और कुछ स्टैंडर्ड सवाल साथ में है। आज तो यार ट्विटर कैंपेन भी थोड़ा सा अलग दिशा में चला गया है, बट क्या कर सकते हैं। कोई कोई हैशटैग चला रहा है, कोई कोई हैशटैग चला रहा है, जबकि हैशटैग तो 2-3 दिन पहले ही डिसाइड हो गए थे। उसको बदलना क्यों था मेरी समझ में नहीं आया। ठीक है, एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपए कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। यदि उसने उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, x रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो x का मान बता। बड़ा प्यारा सवाल, देखते हैं कौन बताएगा। बताओ बताओ, उत्तर बताओ। थोड़ा अलग है। देखो, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु है, ध्यान से सुनना, 100 रुपए की वस्तु है और 5% लाभ यानी 105 में बेची है। 5% कम में खरीदा होता यानी 95 रुपए में खरीदा होता तो 10% का लाभ होता। 10% का मतलब 9.5 का लाभ, 104.5 का लाभ। तो आप कह सकते हो कितना कम में बेच रहा है? 0.5, जिसकी वैल्यू सवाल में 1 है। ये बस लिखा रहने दो, अभी कुछ नहीं करना है। अब उसने इस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता यानी 90 में खरीदा होता और 5% का लाभ लिया होता। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 90 पे 5% का लाभ 94.5 में बेचेगा। तो अब ये कितना कम में बेच रहा है? तो आप कहेंगे जी ये 10.5 कम में बेच रहा है। अब वैल्यू डबल है, 0.5 की एक है तो 10.5 की कितनी होगी? 21। क्या आप समझ पाए थे सवाल को? क्या आप समझ पाए थे, कर पाए थे? क्या आप सवाल को कर पाए थे, देख पाए थे? अब देखो आप लोग भी सोचो, कह रहे हैं कि 125 का मल्टीपल देख लो अगर 25% के लाभ पर है। बट 25% के लाभ पे थोड़ा मल्टीपल देखना इस तरीके के सवाल में मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो 5 का भी मल्टीपल हो सकता है। 4 से 5 हो रहा है। 26% होता तो मैं जरूर आपको अलाउ करता कि 126 का देख लो, बट 25 में थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए मैंने नहीं बोला वहां पे। बट आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो दुष्यंत जी, ये बहुत बड़ी बात है भाटी साहब।
आगे बढ़ते हैं। ये सवाल सबका बाप है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी क्लास के बीच में, उसको मैं खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन दूंगा। वैसे स्टैंडिंग ओवेशन खड़े होके ही दी जाती है, इसमें नया कुछ नहीं है। रामकरण आप सवाल करिए, हीरो बनने से फायदा नहीं होगा। दीपक, आपको अपने धंधे में सुधार लाना होगा। अब सिर्फ 2 हाथों से ताली से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें पैर से भी तालियां बजानी पड़ेंगी। उत्तर बताओ यार, क्या माहौल बना रखा है, उत्तर नहीं आ रहे हैं। निपटा दूंगा अभी कल शाम की तरह, तुम जानते हो मैं फॉर्म में आता हूं तो कैसे बोलता हूं, समा बंध जाती है, इसलिए बोल नहीं रहा हूं, चुपचाप उत्तर बता दे। सिंचान भाई उत्तर नहीं आ रहा है आपका, भाई हटा दूंगा आपके नाम के आगे से, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। हमें तुमसे प्यार है, प्यार है, प्यार उठा ले जाऊंगा तुम्हें मैं डोली में। यार दीपक भाई वो इंस्टेंट निकला था, इंस्टेंट। क्या बताऊं दीपक भाई, मेरा जो ह्यूमर है ना वो बस ये, अब गणित तो भाई तुम्हारा पढ़ा रहा है, क्योंकि गणित में भी अपनी कुछ चीजें हैं जो अलग हैं, बढ़िया हैं। वरना तो कैरी मिनाती को ट्रेनिंग किसने दी पूछ लेना, उसको किसने सिखाया रिसर्च कंटेंट बना के और रोस्ट करना। अपना ही बच्चा है कैरी। देखो, एक आदमी, ध्यान से सुनना इस सवाल को, 25% लाभ पर सामान बेचता है, यानी 4 रुपए का सामान 5 में बेचता है। ध्यान से सुनना बेटा, उसने वस्तु को X रुपए कम में खरीदा और X रुपए कम में बेचा, तो उसे 5% लाभ ज्यादा हुआ, यानी 30% लाभ हुआ। 30% का मतलब होता है 10 का माल 13 में गया। यदि उसने उसे 22 रुपए कम में खरीदा होता और 22 रुपए कम में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 2/5, 5 का सामान 7 में बेचा होता। अगर दोनों क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य X+Y कम होता तो कितने प्रतिशत लाभ होता है बताना। बड़ा तगड़ा सवाल है, मजेदार सवाल है। मैं ये कह रहा हूं इनके गैप सेम कर लो। एक तो इसका गैप है जी 5 और 7 का 2, और 10 और 13 का 3, 2 और 3 का गैप है, यानी 2 से तो गुणा करनी पड़ेगी। तो इसको 2 से गुणा करूंगा बीच वाले को, तो ये 20 होगा और ये 26 होगा। अब इसका गैप 6 का, ऊपर वाले का 1 का है, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। और इसका सेम करना है, 6 सबका सेम करना था, तो 5 और 7 का मतलब कितना हो गया जी, 3 से गुणा, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 हो गया। अब बड़े ध्यान से देखना, इससे मैं कितना कम कर रहा हूं, तो आपने कहा 4, ये बेटा x की वैल्यू है। बेटा मैं इससे कितना कम कर रहा हूं, तो आपने कहा 24 में से 15 कम कर रहे हो 9, बेटा ये y की वैल्यू हो गई, यानी x की वैल्यू 4 हो गई और y की वैल्यू 9 हो गई। अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं x+y 9 और 4 13 कम करता, 13 कम करता तो ये 11 होता, 13 कम करता तो ये 17 होता या नहीं। तो लाभ कितना होता मेरे बच्चे, आपने कहा लाभ 6 होता। कितने पे, 11 पे। 6/11 किसके बराबर होगा, अरे 1/11 9 के बराबर होता है, 9 × 54, 54.54%।
क्या कोई इतने प्यार से बता देगा तुम्हें? और ऐसा सवाल आएगा तो तुम सबसे जल्दी नहीं कर लोगे पेपर में? बताओ भाई, नहीं कर लोगे? ताना रहा, काफी दिनों से सोच रहा हूं सेम चीज। अच्छा सवाल था या नहीं, पहले बताओ। सवाल कैसा लगा आपको? सवाल कैसा लगा? क्लास चलता हुआ दिख नहीं रहा है, केवल लाइव है। ये देखना विवेक कुमार ऐसी बातें क्यों बोल रहा है, इसको दिख ही नहीं रहा है। देखना पड़ेगा बेटा। ये सवाल देखो, बड़ा प्यारा है। देखो, अमन ने एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी, उन्हें 30% लाभ पर बेचा। यहाँ पे दो वस्तुएं, एक ही कीमत पर दो वस्तुएं खरीदी और उन्हें 30% लाभ पर बेचा। उसने पहला लेख 20% कम और दूसरा लेख 10% अधिक पर खरीदा और फिर उन्हें एक साथ 48 रुपए कम में बेचा, तो उसे पूरे हिस्से पर 20% का फायदा हुआ। वाह! तो दोनों वस्तुओं की कुल लागत क्या है? गजब सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, मान लेते हैं कि दोनों वस्तुएं 100 रुपए की हैं, 100 रुपए की, यानी टोटल 200 रुपए की है। आपने 30% लाभ पर बेचा, यानी 260 में बेचा है। ठीक है। अब आपने कहा कि उसने पहला लेख 20% कम में खरीदा, यानी 80 में खरीदा, और दूसरा लेख 10% अधिक, यानी 110 में खरीदा। दोनों लेख 190 में खरीदे और उन्हें एक साथ 48 कम में बेचा, तो उसे 20% का फायदा हुआ। अगर इस पे 20% का फायदा होगा तो आप कहेंगे जी 19 दूनी 38 का फायदा होगा, 228 में बेच रहा हूं। बोलो कितना कम में बेच रहा हूं? तो आपने कहा कि जी 32 कम में बेच रहा हूं और इस 32 की वैल्यू सवाल में 48 रुपए देती है, यानी 2-3 का रेशियो है। 16 दूनी 32, 16 3 48। अगर ये 2-3 का रेशियो है तो हमसे पूछ रहा था कि दो वस्तुओं की कुल लागत क्या है। तो जहां हम 200 मान के चल रहे थे, वो 200 नहीं बेटा, वो कितनी है? 300 रुपए। ये उत्तर है, ये उत्तर है। यार हम लोग डीजीपी सर को याद कर रहे थे, आज बात कर रहे थे तुम्हारे सामने बैठ के। उनका मैसेज पड़ा कि भाई तुम्हारी याद आ रही थी, बात करना। डीजीपी सर की बात नहीं कर रहे थे। मतलब कैसा होता है यार ये इम्पैथी सिंपैथी, क्या होता है? टेलीपैथी क्या है? ये टेलीपैथी ऐसी पता नहीं क्या है यार। उसी वक्त सोचो हम बात कर रहे थे, उसी वक्त मैसेज। सर जी मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे आजकल? किशोर आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे जबकि आप किशोर हो। ये सवाल करना नहीं, जरा जल्दी 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 कर लो यार। आप प्लीज समझो बात को, पता है आप जोश में नहीं आ रहा है। तुम्हारी को भोपाल ले जाऊंगा 2 मिनट के अंदर, जल्दी आओ जोश में। देखो
एक दुकानदार ने कुल 2180 रुपए में वस्तु ए और बी खरीदी। उसने ए को 25% के लाभ पर, बी को 15% की हानि पर बेचा। ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपए अधिक था। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? वाह। एक दुकानदार ने कुल 2180 रुपए में वस्तु ए और बी खरीदी। ठीक है, ए और बी खरीदी। ए को 25% के लाभ पर बेचा। 25% का मतलब ही होता है 4 का सामान 5 में बिक रहा है। 15% हानि का मतलब 3/20 होता है। 20 का सामान 17 में बिक रहा है। अब ये कह रहा है कि ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपए अधिक था। ए का विक्रय मूल्य कुल दे रखा है भाई। अच्छा, एक चीज बताना मुझे बड़ा ध्यान से यहां पे देख के कि जो 5 और 4 9 मैंने माना है, दोनों वस्तु ए और बी खरीदी। ये कैसा सवाल है? ए का विक्रय मूल्य 5, बी की तुलना में 109 रुपए अधिक था। और ये भी दे रखा है कि ए और बी जो वस्तुएं खरीदी हैं वो 2180 में खरीदी है। तगड़ा सवाल है। अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया। शिफ्टिंग लगा दें सर? थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, आपको समझाता भी हूं और एक ये भी चीज बताता हूं कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है जहां पे 2 जगह रुपए दे रखे हैं और हम सेटिंग नहीं बिठा पा रहे हैं, मैं ऐसे भी सेटिंग बिठा के बताऊंगा एक बार, बट बिना सेटिंग के देखो। मान लो दिमाग में नहीं आया पेपर में, तो हम ये मान लेते हैं ऐसे सवाल में कि यार मैंने ये मान लिया कि 100x प्लस 100y सवाल में 2180 दे रखा है दोनों की। अब आपने कहा कि ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपए अधिक था। मैं ये कह सकता हूं ए का विक्रय मूल्य कितना था, तो आपने कहा 125x है, और वो बी की तुलना में, बी को आपने बेचा है 85y में, और ये कितना अधिक था बी की तुलना में? 109 रुपए अधिक था। 109 रुपए लिख दिया। ठीक है, आप यहां से एक चीज देख रहे होगे कि चीजें कुछ कुछ बराबर हो रही हैं कि मैं अगर यहां से 0 हटा लूं और इसका आधा कर दूं 109 का, तो इस 109 को लिखा जा सकता है बेटा 85y प्लस 109 को लिखा जा सकता है 5x प्लस 5y। ये बात मानते हो कि नहीं? यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो 120x है वो 90y के बराबर है, यानी जो x बटे y है वो 3/4 है। ये मुझे पता चल गया। x बटे y कितना है जी? 3/4। ये मुझे पता चल गया। अब इन्होंने मुझसे पूछा क्या सवाल में कि पूरे लेन देन में हानि का लाभ प्रतिशत बताओ। अब तो देखो बड़ा आसान हो गया सवाल। अब आप ही मुझे बता दो कि अगर मैं इसे 25, इसको मैं 300 और 400 मान लेता हूं अपनी मर्जी से, तो आपने कहा कि जी इस पे फायदा 25 या 75 का है, इस पे फायदा लॉस 15 चौका 60 का है, यानी ओवरऑल 15 का फायदा है, और ये 15 का फायदा 700 पे है, तो 15/7 उत्तर आ गया। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 2.1% प्रॉफिट आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका आप समझे मैंने कैसे अप्रोच लगाई और कैसे सोचा। आप समझ पाए दोस्त या नहीं, पहले मुझे बताओ। थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा समझना मुश्किल था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके नहीं दिखाया कि मैं ये मानता कि ये 4 और 5 है, फिर मैं कहता कि ए का विक्रय मूल्य बी की तुलना में 109 रुपए अधिक है, फिर मैं उसमें वो रिश्ता निकालता, तो थोड़ी सी मुश्किल होती आपके लिए करने में, इसलिए मैंने नहीं निकाला। बोलो अच्छा सवाल था मगर। अब आप समझ गए मैंने कैसे किया। मैंने कैलकुलेशन फिर भी बहुत कम की। अच्छा सवाल था मगर। चलो, एक दुकानदार ने 2800 रुपए प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची। उसने घड़ियां इतने इतने के लाभ पर बेची, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी पेपर में आया है, एसएससी के पेपर में आया है इसी बार, 2024 सीपीओ के पेपर में आया है।
सोचिए। और ऑप्शन देखिए कितने नजदीक है। आप ऑप्शन देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। सब 24% है। फ्रैक्शन में बदल दिया है, परसेंट ना लगा के। आप ऐसे समझो, अगर ऑप्शन में 24% लिखा हुआ है, ये बात ध्यान से सुन लेना, या ऑप्शन में 0.24 लिखा हुआ है, खाली परसेंट नहीं है, तो ये दोनों बातें बराबर हैं, इक्वल हैं, घबराना मत। ये दोनों बातें इक्वल हैं, घबराना मत। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक यार, आप हमेशा ये चढ़ाने चढ़ूने की बात करते हो, ये सही नहीं है। देखिए, पहली घड़ी को इतने लाभ पर बेचा गया है, 40% यानी 2/5, 5 का सामान 7 में बेचा गया है, ठीक है। 25% लाभ पर बेचा गया है, यानी 4 का सामान 5 में बेचा गया है। 12% लाभ में बेचा गया है, यानी 3/25 का सामान 28 में बेचा गया। ये सारी बातें सही हैं। अब कुल लाभ प्रतिशत बताना है, तो आपने कहा जब सबको एक ही हिसाब से बेचा है प्रत्येक घड़ी को, तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा इसको। अब इक्वल कैसे बना सकते हैं? 7, 5, 28 को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 140। 140 का मतलब हो गया, अब देखिए 140 का मतलब है कि मैं इसे 20 से गुणा करूंगा। 140 का मतलब है मैं इसे 28 से गुणा करूंगा। 140 का मतलब है मैं इसे 5 से करूंगा। तो कई बच्चे क्या है ना कि अब एसपी मत लिखिए, आप तो देखिए कि 20 पंजे 100 सीपी है। एक तो पहले तो लाभ कितना होगा, यहाँ से 20 दूनी 40, यहाँ से होगा लाभ, प्लस 28 रुपए का लाभ यहाँ से होगा, क्योंकि एक का अंतर है, फिर हम बाद में घटाएंगे, वो सब नहीं करना। और 15 रुपए का लाभ यहाँ से, और ये लाभ टोटल कितने पे है? तो 20 पंजे 100 पे है, 28 चौका 112 पे है, और 25 पंजे 125 पे, ठीक है। और गुणा 100। 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंट जो दिया है वो पॉइंटों में ही दिया है, तो 100 करने की जरूरत भी नहीं। अब ये कितना आ गया महाराज? तो आप कहेंगे ये आ गया जी 40, 28 और 15 का मतलब हो गया 40 और 28 68, 68 और 15 73 हो गया। 73 बटे, चलो कर लेता हूँ गुणा 100 से, क्योंकि मैं 24% ही निकालूंगा, आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए 100 से मैंने गुणा कर लिया, क्योंकि मैं परसेंट में ही निकाल रहा हूँ। 7300, और ये नीचे कितना आ जाएगा जी? 337 आ जाएगा, 337, ठीक है। ये उत्तर आना चाहिए। अब हम क्या है, इस सवाल में भाग करेंगे, थोड़ी मुश्किल है और कोई फायदा भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि सब में 24 है, सब में 24 है, तो फिर मैं 24 पे क्यों फोकस करूं? तो मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया कि जब मैं 24 से भाग तो जाना ही जाना है, 337 को जब मैंने 24 से गुणा करके देखा, तो मुझे मालूम चला कि 24 सत्ते 7 चौक 28 का 8, 24 सत्ते 168 का 8 हासिल 16, 24 टिया 72 और 16, 88 का 8 हासिल 8, 24 टिया 72 और 8 80, 8088। ये तो गलत आया ऊपर जोड़ के हमारा। फिर 68 और 15 कितने होते हैं? 83, 83 आएगा, यानी 8088 से 24 तो आ ही जाएगा। अब बचेगा कितना फिर 8088 के बाद? तो आपने कहा वो बचेगा 212। 212 को भाग करना है 337 से। जब मैं भाग करूंगा तो पॉइंट लगाना ही पड़ेगा मुझे, पॉइंट लगाऊंगा तो 0 बढ़ जाएगी एक। तो कितनी बार भाग लगेगा इससे? तो आप बताइए कितनी बार लगेगा? अगर मैं 7 बार लगाता हूं तो 7 के 21 ज्यादा हो जाएगा, यानी भाग लगेगा केवल 6 बार। दिख रहा है सब सब? तो फिर मैं सीधे उत्तर लगा दूंगा डी। अब आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि 24 बार भाग लगाने से अच्छा है कि मैंने 24 से गुणा करके देख लिया कि कितना एक्स्ट्रा है। तो अगर ऐसे ऑप्शन मिले जहां पे सब में 24 24 24 24 है, जहां पे ऐसे ऑप्शन मिले जहां पे सारे 24 24 24 है, तो बस बात खत्म। बात समझ गए कि नहीं?
चलिए, ये सीजीएल प्री 2018 में आया, बड़ा ही गंदा सवाल है। आप देखेंगे, ये कह रहा है अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर, दूसरी को 14% के लाभ पर बेचा। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो उनकी लागत मूल्यों में अंतर क्या है ये बताना है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहली वाली को आपने 14% हानि पर बेचा है, यानी ए का 86% बराबर बी का 114%। यानी जो अंतर आएगा, आप देख रहे हैं इन दोनों का जो अंतर आएगा 14 और 14 28, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल होना चाहिए जो अंतर आ रहा है। मैंने देखा ये संख्या 7 से कट रही है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56 ये कट रही है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 नहीं कट रही। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 48, 7 छिंग 42, 64 नहीं कट रही। 20 का उत्तर है सही। अगर कई बार ऐसे कैलकुलेटिव सवाल देखें, पॉइंटों में उत्तर आ रहे हैं, तो मल्टीपल जरूर चेक करें। बताओ आप। आगे बढ़ते हैं। रवि पांडे 5,000 रुपए के लिए प्रत्येक 2 वस्तु बेचता है, जिसमें समग्र लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती। एक वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचा जाता है। बहुत छोटा सवाल है, बट मेंस में आया इसलिए पूछ लिया। 1/6 पे बेचा जाता है, यानी 6 का सामान 7 में बेचा जाता है। वस्तु बेच समान ही रहा है, यानी ये भी 7 में बेच रहा है, बट इस पे उतना ही नुकसान है, यानी ये 8 रुपए की है, क्योंकि यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 चाहिए। 1/8 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जो हानि पे बेचेंगे वो 12.5% हानि पर बेचेंगे। बोलो भाई। तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। 2 भैंस 1510 रुपए में बेची जाती हैं। पहली भैंस को 33.33% की हानि पर बेचा जाता है। सीधे लिख लो भैया, 33.33% की हानि है, 3 का माल 2 में बिक रहा है। दूसरे को 20% लाभ में बेचा जा रहा है, 5 का माल 6 में बिक। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैंने कहा कि पहले भैंस का क्रय मूल्य दूसरे भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इसको भी 6 बनाना है, तो ये 4 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जो टोटल बेचे जा रहे हैं सामान वो 10 में बेचे जा रहे हैं, और उस 10 की वैल्यू 1510 है सवाल में। यहाँ पे 2 रुपए का लॉस है, यहाँ पे 1 रुपए का फायदा है, यानी ओवरऑल 1 रुपए का लॉस है। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की 151 रुपए का लॉस आ गया। पिछले सवाल में सर जी डिजिटल सम कैसे अलग कर सकते थे, लगा सकते थे। चलो, 2 गाय 1800 रुपए के खरीदे गए। पहले गाय को 16.67% लाभ पर बेचा गया, दूसरे को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहले को 25% और दूसरे को 67% के लाभ पर बेचा होता तो 50 रुपए ज्यादा मिलते। देखिए, इंटरचेंज कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर।
यानी मैं नीचे वाले लाभ में से ऊपर वाला लाभ घटा दूं। 16 सही का मतलब होता है 16 सही, या इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं 1/6 और ये 1/4। तो नीचे वाले में से ऊपर वाला लाभ घटाऊं तो आप देखेंगे 1/4 में से 1/6 जाएगा, कितना बचेगा 12 नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 1/12। और उस 1/12 जो अंतर है उसकी वैल्यू 50 है सवाल में, तो 1 की कितनी होगी 12 पंजे 60, 600। ये शायद आपको समझ में आया नहीं होगा जैसा लगता है, ये आपको समझ में आया नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। मैं बताता हूँ, मान लेते हैं आपने 100x 100y माना होता, या आपने केवल x और y माना होता, तो आप ये कहते कि पहले वाले को हम जो बेच रहे हैं वो x का 1/6 पे बेच रहे हैं और दूसरे वाले को y का 1/4 पे बेच रहे हैं, तो कुछ लाभ हो रहा है a। फिर आप कहते कि जी पहले वाले को हम बेच रहे हैं x का 1/4 और दूसरे वाले को y का 1/6, तो लाभ हो रहा है 50 रुपये ज्यादा, a का 50 रुपये ज्यादा। इसमें से इसको घटा देता तो मैं जो घटा के पा रहा हूं वो ये पा रहा हूं कि बाहर आ रहा है 1/12 और अंदर आ रहा है x माइनस वाई, और बराबर आ रहा है 50 रुपये। तो 12 इधर जाएगा तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 600। बात समझ गया, शिफ्टिंग लगा दी बेसिकली। नहीं होगी किशोर मार्बल जी, कल शाम को सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, 3 दिन तक सिंप्लीफिकेशन चलेगा 4 बजे। कैसी बात कर दी किशोर मार्बल जी आपने, आप किशोर ही निकले, मार्बल नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, अच्छा लगता है। एक आदमी ने एक कुत्ता और एक बिल्ली को 19,000 रुपए में अपने घर में ले आया। उसने कुत्ते को 13% के लाभ पर बेचा, बिल्ली को 6% की कुल हानि पर 2% का लाभ हुआ। ऐसा सवाल जब भी आए आंख बंद करके, कुत्ता बिल्ली हो, डॉग और कैट, एलिगेशन लगा दो। इसको 13% लाभ पर, इसको 6 पर। मैं रिवाइज सब कुछ करा दे रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, भले ही वो आसान सवाल जो है बट कोई भी आ सकता है। पता नहीं यार क्या है, पूरे प्रोटेस्ट का ही मुद्दा भटक गया, थोड़ा लाइन पे लाना पड़ेगा। बड़ी टेंशन भी हो रही है अभी, मैं जो उदास हूँ वो इसी वजह से हूँ। कैसा कैसे हो गया कि लोग मुद्दा ही भटका दिए यार। कुत्ते का क्रय मूल्य 8,000 रुपये आ जाए, यही पूछ रहे हैं सब। कैंपेन सक्सेस होगा, कैंपेन के आगे के स्टेप भी हैं, आप चिंता ना करें। एक दुकानदार एक चार्जर और एक बैटरी को 585 रुपये में बेचता है और चार्जर पर 15% एवं बैटरी पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह उन्हें 590 रुपये में बेचता है तो चार्जर पर 20% और बैटरी पर 15% लाभ कमाता है। तो चार्जर और बैटरी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक दुकानदार एक चार्जर और एक बैटरी को 585 में बेचता है, चार्जर पर 15%, बैटरी पर 20% लाभ कमाता है। ध्यान से सुनना, इस सवाल को कैसे करेंगे। ये चार्जर है और ये बैटरी है, इस पे 15% लाभ कमाता है, इस पे 20% लाभ कमाता है और बेचता है 585 में। अगर यही लाभ यहाँ पे 20% हो जाता है और यहाँ पे 15% हो जाता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये 585 लाभ नहीं है, ये टोटल कीमत है। तो मैं इसको लिख देता हूँ 115%, 120%, 120, 115, तब ये बेचता है 590 में। अब आप बहुत ध्यान से देखें अगर, कि अगर बैटरी अपना 5% इसको दे देती है 5%, तो इधर 5 रुपए बढ़ जाते हैं। मैंने कहा भाई तुम 115 का 115% इसको दे दो तो ये हो जाएगा 235%।
और ये बढ़ कितना जाएगा, 115 बढ़ जाएगा, 5 पे 5% बढ़ रहा था, तो 115 बढ़ने का मतलब कितना है, 15 बढ़ेगा 705। तो मैं कह सकता हूँ 235% की वैल्यू 705 है, 1% 3 के बराबर है, तो इसका 100% 300 के बराबर हो जाए। यानी चार्जर जो है वो 300 रुपए का है। एक ही ऑप्शन में, आगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। वैसे हम इसको शिफ्ट करके कि 5 रुपए कम होता है, यहाँ पे ले आते 235 और इसको 15 कम कर देते, तो वो 200 कितना आ जाता, तब वो 2 बार कट जाता, 470 बचता, तो 100 की वैल्यू 200 आ जाती। ये शिफ्टिंग होती है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। 2 सवालों से हमने ये शिफ्टिंग आपको सिखाई और बताई। आगे बढ़ रहे हैं। ध्रुव राठी को बोलता हूँ, मेरे से मिस हो गया ध्रुव राठी का मैसेज करना। मैं करता हूँ ध्रुव राठी को मैसेज, वो हमें ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं भाई। अरे नहीं नहीं नितिन मौर्य भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो नितिन भाई। देखो, यदि मैं एक घोड़ा 4100 रुपए में, एक भैंस 1400 रुपए में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। लेकिन यदि मैं 3900 रुपए में तथा भैंस क्रय मूल्य पर ही बेचूं तो मुझे 15% की हानि होती है। घोड़ा तथा भैंस के क्रय मूल्यों में क्या अंतर है, ये बताना है।
99%
मैं ये कह रहा था कि इम्पोर्टेंट कॉल पे चला गया था, कॉल आ गई थी गणित वाले गुरुजी की, तो वो यही बता रहे थे कि इस चीज को किस तरीके से लेके जाना है कि हम लोग इसको जीते, इसका हमें फायदा मिले। ठीक है, बच्चों का जो भी एसएससी के ऊपर डाउट आया वो क्लियर हो। सवाल ये था, और मैंने एक बात ये कही थी कि कल आपको 11 बजे ही फाइल मिल जाएगी सवालों की, ताकि आप पहले से अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक है, यदि मैं एक घोड़ा 4100 रुपये में, एक भैंस 1400 रुपये में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। तो मैंने कहा अगर 4100 और 1400 में बेचूंगा तो 5500 में बेचूंगा, और वो 110% के बराबर है क्योंकि 10% का लाभ हुआ है, तो 100% 5000 के बराबर हो गया, यानी दोनों की सीपी 5000 है। अब आप दूसरे वाले केस में कह रहे हो 15% की हानि, यानी अब आप 4250 रुपए में ही बेच रहे हो माल को, जिसमें 3900 तो घोड़े का है, बचा हुआ 350 भैंस की सीपी है क्योंकि भैंस को सीपी पे बेचा है। अगर भैंस की सीपी 350 है और टोटल सीपी 5000 है तो 4650 हो गया, दूसरे का सीपी, दोनों का अंतर पूछा है, 4300 उत्तर आ गया। एक आदमी एक टेबल पर 7 सही 1/7% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है तो उसे कुल 15 रुपए का फायदा होता है। यदि वो टेबल को 6 सही 1/4% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 7 से 1/7% पर बेचता है तो उसे ना हानि ना लाभ। बताओ उत्तर जल्दी। आवाज आ रही है अब सबको? नहीं देखना बच्चे, तो अभी भी लिख रहे हैं भाई आवाज नहीं जा रही। नहीं नहीं, ओके, मेरी तरफ से ऑन है, आवाज आ रही है, ठीक है। एक आदमी एक टेबल पर 7 सही 1/7% लाभ पर और कुर्सी को इतने पे तो उसे कुल 15 का फायदा होता है। यदि वो टेबल को इतने की हानि पर, इतने की हानि का मतलब बता सकते हो क्या है? तो आप कहोगे जी टेबल का 1/16 आ जाएगा, 6 से 1/4%, 1/16, और कुर्सी को यानी चेयर को 1/14 इसका मतलब है। 7 से 1/7 का मतलब 1/14, यानी आपने देखा कि जो टेबल और चेयर का मूल्य है वो 8/7 के बराबर है। अब आपको पता है कि ऊपर वाले का 7 करना है और नीचे वाले का 16 करना है। ये आप देखो, क्योंकि ये तो हमने क्या कहा कि अगर ना तो कोई लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, यानी टेबल पर हुई हानि जो कि टेबल का 1/16 है, कुर्सी पर हुआ लाभ जो कि कुर्सी का 1/14 है, वो बराबर होगा तभी तो ना हानि ना फायदा होगा। तो टेबल और कुर्सी का ये जो मूल्य है ये 8 और 7 आ गया। अब मुझे पता है पहले वाले का मुझे 1/14 करना है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो 7 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे वाले का मुझे 1/16 करना है तो 16 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको 16 और 7 से गुणा किया, तो ऊपर वाले को भी 16 से गुणा किया और 7 से, नीचे वाले को भी 16 से गुणा किया और 7 से। ठीक है, अब आपने देखा कि पहले वाले पे जो लाभ है वो 1/14 का है, 1/14 का। तो 1/14 अगर मैं करूंगा तो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 का लाभ आ जाएगा। और इस वाले पे हानि है 1/16 की, वो 49 आ जाएगी। ओवरऑल जो फायदा है वो कितने का होगा? 9 में से 2 गए 7 और 1 17 का। गलत तो नहीं किया भाई मैंने कुछ? टेबल पर, टेबल 8/7 है ना? बिल्कुल है। टेबल पर 7 सही 1/7 का प्रॉफिट है, यानी 1/7 यानी 1/14 मैंने किया, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 होगा। इस पे 1/16 की हानि यानी -49 की हानि, है तो सवाल ही गलत है। अदर टेबल का लॉस इतना है, चेयर पे प्रॉफिट इतना, सवाल गलत है या क्या है? आया किसी का उत्तर? गुरुजी मजा काट दिया आपने, कल दिल खुश हो गया सिरिल भाई। 64 की जगह 32 है सर।
3264 होगा 32 की जगह, वही मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप देखेंगे अगर मैं इसका 1/14 कर रहा हूँ, 7 दूनी 14, 16 चौका 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी फायदा कितने का है? 15 का, और 15 की वैल्यू 15 रुपए है, 15 की वैल्यू 15 रुपए है। अगर 15 की वैल्यू 15 रुपए है तो टेबल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, टेबल का क्रय मूल्य यही हो जाएगा 8 सत्ते 56 गुणा 16, 16 छिक्के 96 का 6, 16 छिक्के 96, देखो 4 से कटेगी, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन है डी, क्योंकि बी वाले में 6 तो आ रहा है बट वो 4 से नहीं कट रही, बी वाले में 6 आ रहा है बट वो 4 से नहीं कट रही। सर इक्वल क्यों कर रहे हैं? वहां तो 15 का प्रॉफिट है ना, मैंने वहां पे इक्वल नहीं किया, मैंने इक्वल किस लाइन पे किया? ये देखो ऑन द अदर हैंड वाले पे किया है, ये रहा लॉस, और शेयर इतने परसेंट के प्रॉफिट है तो नाइदर लॉस और गेन। जब एक बात बताओ, अगर मैंने किसी सामान पे 15 रुपए का फायदा कमाया, दूसरे पे 15 का लॉस कमाऊंगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप समझ रहे हो बात को या नहीं? तो मैंने दूसरी वाली लाइन लिखी है, ये जो मैंने आप कह रहे हो ना, ये जो लाइन लिखी है मैंने ये दूसरी लाइन से लिखा है, पहले दूसरी लाइन शॉर्ट की है, फिर पहली लाइन पे आया हूं, आप समझ गए होंगे। एक आदमी 15% लाभ पर एक मेज बेचता है और 12% की हानि पर एक कुर्सी, लाभ के रूप में 810 रुपए कमाता है। टेबल को 12% हानि पर और कुर्सी को 15% लाभ पर, तो उसे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। तो सेम सवाल है, ऐसे सवाल में हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, जरा देखेंगे आप, आपको समझ में आएगा। एक टेबल को 12% हानि पर, तो टेबल का 12% एलिगेशन से भी बता देता हूं, बराबर कुर्सी का 15%, यानी टेबल अपॉन कुर्सी बराबर 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 5 और 4 का अनुपात है, यानी टेबल कितने की है? 5, कुर्सी कितने की है? 4, इस पे 15% का लाभ, इस पे 12% की हानि। आप देखेंगे 15 और 12 का अंतर 27 है, और 27 को 5-4 में बांटना हो तो ये 15 और ये 12 आ जाए। अब या तो इसमें से इसको जोड़ दो या इसमें से इसको घटा दो, तो 3% ओवरऑल फायदा है। अगर इस सवाल में ये होता कि ओवरऑल फायदा बताओ पहले केस में, तो वो 3% है, और उस 3% की वैल्यू बेटा 810 रुपए, तो 1% 270 होगा, 100% 27,000, 1% 270, 100% 27,000। अब इस 27,000 में क्या है? दोनों हैं 5 और 4 के अनुपात में, तो अगर दोनों 5 और 4 के अनुपात में है तो ये 15,000 और ये 12 लिखा हुआ भी है ना, 15 और 12 नीचे अनुपात ही आ गया, 15 और 12, बात खत्म हो गई, 27 के बराबर है। क्लियर है? तो एलिगेशन से भी ये सवाल हो सकता था। पिछले सवाल में एलिगेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसका अंतर निकालने में ही नानी याद आ जाएगी, तो दोनों तरीके आने चाहिए। अगर सिंपल डेटा है तो एलिगेशन लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ये सवाल पीछे कर लिया हमने, ऐसा सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना है ये घर से खुद। ये सवाल देख लीजिए, नहीं ये अभी हमने पढ़ाया नहीं इस टाइप का सवाल। सर कल मांगू टेली को रुला दिया सर, मांगू टेली। चलो, अब मैं एक चीज कह रहा था आपसे, आज की क्लास में 10 मिनट का ब्रेक हो गया, मैं माफी चाहता हूँ आपसे उसके लिए, बट कल की क्लास में मेरी कोशिश होगी कि मैं 11 बजे आपको फाइल दे दूंगा। ठीक है, 11 बजे आपको फाइल मिल जाएगी, तो चिंता नहीं करनी है, 11 बजे आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो कल कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल करने की, और कल अब जो बेसिक सवाल थे या जो नॉर्मल सवाल थे वो हो गए। कल की क्लास में कुछ अच्छे सवाल होंगे, मजेदार सवाल होंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ, ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। सर आप ही पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल करें, मुझे ही करना पड़ेगा, और मुझे कुछ कुछ वीडियो बना के और भी बातें बोलनी पड़ेंगी। धन्यवाद।